नमस्ते बच्चों, अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा दूसरा यूनिट है। इसमें से 7 नंबर का काम आएगा। एक तो हमें 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो थ्योरी वाला होगा। उसके लिए हमें किरचॉफ लॉज, व्हीटस्टोन ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज ये जो है कर लेना चाहिए। एक हमें ना 2 नंबर का जो काम आएगा उसमें थ्योरी क्वेश्चन भी हो सकता है और एक न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो 2 नंबर में एक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आएगा और एक न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी से आएगा। तो आपको समझ आ गई होगी। इसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है हमें और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और 2 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट बातें बता देंगे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था उसमें हमने सारी बातें कर ली थी, ठीक है। क्या बातें कर ली थी कि चार्ज था, चार्ज के कारण फोर्स बना, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ठीक है। फिर इनके कारण आगे पोटेंशियल बना, ठीक है। ये बात हमने कर ली थी। फिर पोटेंशियल भी किया और हमने और क्या क्या फ्लक्स भी किया, ठीक है। पोटेंशियल के बाद हमने कैपेसिटेंस किया। तो ये सारी चीजें हमने की। तो इनके बारे में अब हमें समझ आ चुका है। तो जब चार्ज रेस्ट पर होगा तब उसके अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये बात भी हमने कर ली थी। अब चार्ज मोशन में है और वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसके अराउंड करंट बनेगा, ठीक है। तो करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे मान लीजिए ये कोई वायर है, मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया, मान लीजिए तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज जो है वो पास हो रहा है, ठीक है, यूनिट टाइम में या टाइम टी में, तो वो हमारा करंट होगा। जैसे करंट जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, करंट जो है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट हमारा क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ तक हमें पता है, ये हमें आता है, ठीक है। अब करंट जो है उसके यूनिट क्या होंगे? एम्पियर, ठीक है। और अगर लिखेंगे तो ए छोटा लिखेंगे एम्पियर को, और यूनिट वैसे लिखेंगे तो कैपिटल ए लिखेंगे, ठीक है। तो 1 एम्पियर जो है वो हमारा कितना होगा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो करंट के बारे में बेसिक बातें जो है वो हमें पता है, ठीक है। करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा करंट होगा, जितना कम टाइम में चार्ज फ्लो कर जाएगा उतना ज्यादा करंट होगा। तो ये सारी बातें हमें पता है करंट के बारे में। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। करंट के यूनिट पता है हमें, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद करंट के टाइप्स की बात करें तो जैसे देखिए, अगर ये करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ये डायरेक्ट करंट है। अगर मान लीजिए करंट जो है हमारा वो ऐसे जाएगा तो फिर ये अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा करंट है जो ऐसे जाएगा तो हम इसे बोलेंगे ये पल्सेटिंग करंट है। तो ज्यादा तो बात नहीं करेंगे, बस ये डीसी करंट है और ये एसी करंट है। बैटरीज इसे प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। और हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो ये है अल्टरनेटिंग करंट और ये डायरेक्ट करंट है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अगर जैसे करंट की डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा करंट। करंट कैसे जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, CCD मतलब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। अब अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाते तो ये होती इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन। तो इसकी बात हम ज्यादा नहीं करते, हम बात करते हैं सिर्फ कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन की, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब करंट की तो डायरेक्शन है, फिर हम उसे स्केलर कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। करंट जो है स्केलर एडिशन के लॉज को फॉलो करता है, वो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम उसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं मान सकते, उसे हम एक स्केलर क्वांटिटी ही मानेंगे। तो करंट के बारे में हमें समझ आ चुकी है आराम से। इसमें से डिफाइन 1 एम्पियर जैसी चीजें भी आ सकती हैं, ठीक है, पर नहीं पूछी जाएगी क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा बड़ा होगा इस डेफिनेशन से। तो उसके बाद आ गई करंट कैरियर, ठीक है। अब करंट कैरियर क्या है? करंट को कैरी करने वाले क्या है हमारे पास? करंट कैरियर्स हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास वायर है कोई, या मान लीजिए हमारे पास मेटल की कोई रॉड है, तो इन पर ना इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इन पर कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? हमारे करंट कैरियर्स हैं। तो इस मेटल की रॉड में भी कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो ये क्या है? हमारे करंट कैरियर्स हैं, ठीक है। तो मतलब मेटल्स में, ठीक है, करंट कैरियर कौन है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद क्या है? मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, तो मेटल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे करंट कैरियर। अगर हमारे पास कोई लिक्विड सॉल्यूशन होता है जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, तो मान लीजिए पानी के अंदर NaCl हम अगर ऐड कर देंगे तो उससे भी करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जैसे आयंस होंगे, वो करंट कैरियर बन जाएंगे, ठीक है। और गैस में तो हम बात ही नहीं करेंगे, वहां पर भी हाई वोल्टेज आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो उसकी बात हमें नहीं करेंगे। तो करंट कैरियर भी हम समझ चुके हैं, यानी कि करंट का पता चल गया, करंट कैरियर का पता चल गया, ठीक है। अब हमारे पास है EMF। तो अभी EMF क्या है? ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। सो मान लीजिए ये हमारा जो है एक कंडक्टर है और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो ये बैटरी नहीं लगाते हम, ये EMF का सोर्स नहीं लगाते, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता? इलेक्ट्रॉन जो है वो एक रैंडम मोशन शो करता कि हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। मतलब क्या है हमारा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रैंडमली मूव करता है बस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन शो करता, पर ना ये एक एक्सटर्नल फोर्स लगा। अब ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ना EMF क्या है? एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ
खींचे चले जाते हैं और ये करंट का कारण भी होता है। तो ये ही हमारे पास क्या है, ईएमएफ है। तो हम बस ये समझ सकते हैं कि ईएमएफ क्या है हमारा, ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हमें ईएमएफ जो है वो समझ आ चुकी है। अब मान लीजिए ईएमएफ के बाद जो आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, जैसे मान लीजिए अब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा किसी वेलोसिटी v से, ठीक है। अब इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इसमें हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो इनकी जब एवरेज वेलोसिटी निकाली जाएगी, द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। The average velocity with which the free electrons get drifted towards the positive terminal is known as drift velocity, ठीक है। और इसे हम कैसे लिखेंगे, जैसे इसका एक्सप्रेशन होता है, भगवान ना करे कि 3 नंबर में आपको इसका एक्सप्रेशन आए क्योंकि वो काफी बड़ा है, ठीक है, और हम बस वही स्किप कर रहे हैं। तो वीडी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा ए टाउ बाई एम, ठीक है। बाकी अगर लास्ट में टाइम बचा तो हम कर देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी, पहले जरूरी चीजें कर लेते हैं। वीडी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। ये ई है चार्ज इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड ये टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, और ये एम है हमारा मास इलेक्ट्रॉन का। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक पार्टिकल या दूसरा पार्टिकल आपस में कोलाइड करेगा, ये वैसे तो नहीं करेंगे टच, पर मान लीजिए रिपल्शन होगी, तो दो के बीच में रिपल्शन, फिर किसी दो के बीच में रिपल्शन, तो बीच में जो टाइम बचा जिसमें इनकी रिपल्शन नहीं हुई वो रिलैक्सेशन टाइम है। अगर आप सोचिए बस, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और इनके बीच में कोलिजन्स जो होंगी, रैंडम मोशन जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, तो उसके कारण ना अब जल्दी कोलिजन्स होंगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टाउ रिलैक्सेशन टाइम जो होता है डिक्रीज होता है। तो ये भी हमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। ये बेसिक बात भी हमें क्या करनी है, याद रखनी है। तो हम क्या कर चुके हैं, हम 2-3 चीजें कर चुके हैं। ये डायग्राम हमें साफ नहीं करना चाहिए था, दोबारा यूज करना पड़ेगा। तो हमने करंट कर लिया, हमने करंट कैरियर कर लिया, ईएमएफ कर लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर ली। अब ये रिलेशन है I = NAE, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी काफी ज्यादा जरूरी है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए दोबारा हमें कंडक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये मान लीजिए कंडक्टर है हमारा, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये भी फिर पॉजिटिव और ये भी फिर नेगेटिव। मान लीजिए इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है, ठीक है, और इस कंडक्टर का ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, या मान लीजिए कि A है, कैपिटल A है, और मान लीजिए यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ इस सेक्शन पर एक इलेक्ट्रॉन है और वो यहाँ मूव करेगा, मान लीजिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और वो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। मान लीजिए कंसीडर अ कंडक्टर, ठीक है, हैविंग लेंथ L एरिया A। तो हमने बता दिया कि हमने कंडक्टर कंसीडर किया है। कंडक्टर की जो वॉल्यूम है वो है एरिया इनटू लेंथ, हमें पता है ऐसे ही आएगी, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, E मान लेंगे हम, ठीक है। चार्ज डेंसिटी या नंबर डेंसिटी या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए टोटल n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी हम मान सकते हैं। सो n जो होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम मान सकते हैं यूनिट वॉल्यूम। अब हमें पता है टोटल चार्ज कैसे आएगा, अब देखिए मान लीजिए ये जो है 10 यूनिट वॉल्यूम है, इस कंडक्टर की कितनी वॉल्यूम है, 10 यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम आ गई समझाने के लिए आपको, ठीक है। एक यूनिट वॉल्यूम में ना 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 10 यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E है तो 20 इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा, 20 ही, ठीक है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम मान लेते हैं कि Y है, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा, 20Y, ठीक है। तो इसी तरह मतलब कि क्या लिखा, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि टोटल मतलब क्या आएगा, टोटल चार्ज आएगा हमारा वॉल्यूम इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यूनिट वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, ठीक है, उनमें चार्ज। तो ये हम लिखेंगे NaLe, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम Ne ये लिख सकते हैं। तो कुल मिला के हम टोटल चार्ज जो है वो ऐसे लिखेंगे। मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता था, मैं बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाना चाहता था, बट टाइम कम है ना, तो
शायद आपको ज़्यादा समझ नहीं आई होगी। तो वॉल्यूम ऐसे लिखेंगे, चार्ज ऐसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिखेंगे, टोटल चार्ज जो है वो ऐसे लिखेंगे। तो टोटल चार्ज हमें पता चल गया, इसे क्यू बोल देंगे। अब हमें पता है कि करंट को कैसे लिखेंगे, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, टाइम टी लगेगा मान लो। अब हमें ये भी पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी असल में है तो वेलोसिटी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वी डी, उसे हम क्या लिखेंगे, एल बाई टी, क्योंकि वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है, टोटल लेंथ अपॉन टाइम टी लगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी, एल बाई वी डी, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू हमें पता है क्या है, एन ए एल ई, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एन ए एल ई बाई टी की वैल्यू क्या है, एल बाई वी डी, ठीक है। तो एल से एल काट देंगे, वी डी ऊपर चला जाएगा, तो आई की वैल्यू आएगी एन ए ई वी डी। यही तो हमारा रिलेशन था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता है आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो सकती है, पर कोई बात नहीं। अगर हम साल की स्टार्टिंग में होते तो हम पक्का 10 अलग अलग तरीकों से आपको समझा देते हैं, पर अब आपका एग्जाम है तो हम ज़्यादा बात इस पर नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कर लेना चाहिए। ये भी एग्जाम्स में कई बार जो है आ चुका है। अब इसके बाद हमारे पास है मोबिलिटी। मोबिलिटी कारण है इलेक्ट्रॉन्स की मोशन का। मोबिलिटी मतलब ये ईज बताता है हमें कि कितने इजीली इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे मोबिलिटी की। तो मोबिलिटी को हम, ठीक है, मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो मोबिलिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, और वो होती है हमारे पास रेशो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेशो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए, ठीक है। तो अगर मोबिलिटी होगी तभी, मोबिलिटी मतलब कि कितने ज़्यादा मोबाइल हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो कितना ज़्यादा मूव कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होगी मतलब वो मूव कर सकते हैं, तभी वो करंट बनेगा, ठीक है। अगर उनकी मोबिलिटी कम होगी तो करंट कम होगा, अगर उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तभी तो देखिए, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को ऐसे लेकर जाना चाहती है, और जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को ऐसे लेकर जाना चाहती है। अब देखिए, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जाएगा, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फोर्स के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है कि मोबिलिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट तो हमें पता ही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो उसके भी यूनिट वही होंगे। बाकी आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, वी इक्वल्स टू ई टाउ बाई एम। बाकी हम आगे बात करेंगे। तो मोबिलिटी तक हमें समझ आ चुका है आराम से, ठीक है। अब उसके बाद ओम्स लॉ, ये हमें आता है, हम 9th 10th से कर रहे हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है कि अगर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा, अगर करंट इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। तो हम इस पर क्या ही बात करें, हमें सब पता है ओम्स लॉ के बारे में। और जो डिवाइसेस जैसे कि नॉर्मल कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो अब हम ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं। हमें ओम्स लॉ आता ही है कि जैसे कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, ठीक है। V इक्वल्स टू IR आएगा, ये पोटेंशियल है, ये रेजिस्टेंस है, ये करंट है, इनके बारे में हम जानते हैं। पोटेंशियल के यूनिट वोल्ट होंगे, ठीक है, करंट के एम्पियर होंगे, रेजिस्टेंस के ओम होंगे, ठीक है, ओम। और ये इसका सिंबल था, ये भी हमें आता है, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ये हेल्प करेगा करंट को पास करने में, ये रोकेगा करंट को पास करने में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, अब एक बात समझिए ध्यान से, ठीक है, बात करने वाले हैं हम रेजिस्टेंस पर बात करने वाले हैं कि जैसे रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ की। मान लीजिए कोई भी वायर है, उसकी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, और वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मान लीजिए कि ये वायर है, कि ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एक ये वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, और एक ये वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ है, मान लीजिए दो वायर्स हैं हमारे पास, एक ये वायर है, एक ये वायर है। अब इनका जो है लेंथ इनकी सेम है और इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, फिर भी इनका रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग मटेरियल्स हैं। मान लीजिए कॉपर की वायर है, एक सिल्वर की वायर है, तो मटेरियल पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो रो आएगा L/A, तो ये रो है रेजिस्टिविटी और ये डिपेंड करेगी मटेरियल पर, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम इसे रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया। सो R इज इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है बच्चों। तो रेजिस्टेंस तो समझ आ गया, रेजिस्टिविटी समझ आ गई। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है ही क्या, मटेरियल की रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टिविटी को जब हम देखेंगे तो R इंटू एरिया अपॉन लेंथ है, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी है, रो इसका सिंबल है। ये ओम आएगा, ये कट के ऊपर मीटर या सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें तो ऐसा यूनिट लिखनी है, तो इसके यूनिट क्या बनेंगे, ओम। एक बार सिंबल ही नहीं ढंग से बनता हमसे ओम का, ठीक है। तो ये आएगा ओम मीटर, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अब उसके बाद ना, जैसे ये हमने कर लिया, अब फैक्टर्स क्या क्या हैं मैंने आपको बता दिया।
कि ये मेनली ये रेजिस्टिविटी जो है ये मेनली डिपेंड करेगी मटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ठीक है। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी, कई सारे फैक्टर्स हैं पर मेनली ये दो फैक्टर है कि मटेरियल पर डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। इसका फॉर्मूला भी होता है ρ = m/ne²τ। तो इन सारी चीजों पर जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड कर सकती है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। मैंने आपको पहले समझाया था ये दोनों इनवर्स रिलेशन में है और रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर के इनवर्स रिलेशन में होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। कुल मिलाकर देखो रेजिस्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की, आप ऐसा समझिए। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, तो अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। मान लीजिए लेंथ है और एरिया सेम है पर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो फिर उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया, ये फैक्टर्स थे रेजिस्टेंस के, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बस आपको सारी जरूरी चीजें करवा रहा हूँ, तो अब तक हम ये सारी चीजें कर चुके हैं। अब हमारे पास कंडक्टेंस आता है, उसे हम जी से लिखेंगे। कंडक्टेंस ये उल्टा है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकती है और कंडक्टेंस हमें, ठीक है, बताती है कि कितना इजीली करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। तो ये इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होती है। फिर इसके यूनिट क्या होंगे, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स या हम महो भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है, या हम इसे साइमन भी लिख सकते हैं। उसके बाद ना हमारे पास आएगी, जैसे रेजिस्टेंस की उल्टी थी कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी की उल्टी होगी कंडक्टिविटी, और उसे हम लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा से। सिग्मा हमारी कंडक्टिविटी है जिसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, ये 1/रेजिस्टेंस होती है, ये हमें पता है। तो अब इसके यूनिट क्या थे, ओम मीटर। तो अब इसके यूनिट क्या होंगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या महो मीटर इनवर्स। तो ये हमें समझ आ गई चीजें, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो ये क्लियर है हमारा, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। तो हमने ये कर दिया, हमने ये भी कर दिया, हमने ये भी कर दिया और हमने ये भी कर दिया, ठीक है बच्चों। सो अब हम आ चुके हैं करंट डेंसिटी पर, और करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी उसे हम जे से लिखेंगे। जे हमारी क्या है, करंट डेंसिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है काफी। अब ये क्या है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया या यूनिट एरिया पर कितना ज्यादा करंट है, ठीक है, उसके अमाउंट को बताती है हमें करंट डेंसिटी की कोई पर्टिकुलर या यूनिट एरिया पर कितना ज्यादा करंट है, ठीक है। तो ये होगी हमारी करंट पर यूनिट एरिया या करंट अपॉन एरिया। अब करंट के यूनिट क्या होंगे, एम्पियर, एरिया के क्या होंगे, मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी के यूनिट क्या बनेंगे, एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर, या आप ऐसे लिख देंगे एम्पियर और मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद क्या है, करंट डेंसिटी हमें समझ आ गई। अब देखिए हमें रिलेशन पता है, I = NA/V अपॉन A है। I का वो रिलेशन था ना, A से ये काट देंगे, J क्या आएगा, NAVD, ठीक है। तो ये करंट डेंसिटी, इसे हम आगे यूज करेंगे, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास J = सिग्मा E है। ये है हमारी, जैसे ये लिखा है ना, J = सिग्मा E। अब J करंट डेंसिटी है, सिग्मा हमारी कंडक्टिविटी है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं, E हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है बच्चों। अब हम इसकी बात करेंगे। सो अभी हमें ये करना है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा जरूरी है और एग्जाम्स में, ठीक है, 2 नंबर में पूछी भी जा सकती है आपको। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, हमें पता है I = NAEVD, ये होता है हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद देखो हमें पता है कि VD जो है वो है E/τ/m। तो I की वैल्यू आएगी NA, VD की वैल्यू क्या आएगी, E/τ/m, ठीक है। अब देखो ये A है ना, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इसे इधर ले आओ, ये डिवाइड में आ जाएगा, I/E। अब सामने क्या आया, NE² E/τ/m, ठीक है, ये बन गया J। अब क्या करो, NE² τ/m को ऐसे ही रखो, इंटू E कर दो, मतलब E को थोड़ा इधर लिख दिया, बाकी सबको एक तरफ कर दिया, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो रो है वो है m/n/e² τ। अब इसके नीचे 1 होता है, रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1/ρ क्या आएगा, NE² τ/m, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गई। अब J यानी कि ये जो चीज़ है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/ρ, बिकॉज में ये रीजन दे देना, ठीक है, इनटू E। अब हमें पता है कि 1/ρ जो है उसे हम क्या लिखते हैं, सिग्मा। कंडक्टिविटी क्या थी, 1/रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ आगे कि 1/ρ को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू E। यही तो थी हमारी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। करंट डेंसिटी = कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, हमने ये भी जो है कर दी। अब उसके बाद कॉम्बिनेशन आएगा। जैसे हम कॉम्बिनेशन में आपको यही था, आपको पता है कि, ठीक है, कि हमने कोई बैटरी या सेल कनेक्ट किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कोई दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कोई तीसरा रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3। सीरीज में आपको पता है कि वोल्टेज सेम रहेगी, नहीं सॉरी बच्चों, ठीक है, सीरीज में आपको पता है कि वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगी और
जो करंट है वो सेम रहेगा। पैरेलल में ठीक है वोल्टेज सेम रहेगी और करंट डिवाइड हो जाएगी, यानी मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं करूँगा। सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो डायरेक्टली सॉल्व करने पर R1 प्लस R2 प्लस R3 रहेगा, ये सीरीज का है। और पैरेलल का 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन अगर है तो चलता रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन का था, तो हमें कॉम्बिनेशन की भी जो है समझ आ गई। इसके बाद ना हमारे पास जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। अब हमें पता है कि ओमिक डिवाइसेस क्या होंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो ओमिक डिवाइस होंगे, और जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करेंगे वो नॉन ओमिक डिवाइस होंगे। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब एग्जांपल्स क्या है, तो नॉर्मल कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है, पर जैसे मान लो सेमीकंडक्टर्स हैं, पीएन जंक्शन डायोड्स हैं, ठीक है, वो नहीं फॉलो करेंगे ओम्स लॉ को, तो वो क्या होंगे, नॉन ओमिक डिवाइस होंगे। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओमिक डिवाइसेस एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो जो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक डिवाइसेस होते हैं, दीज डिवाइसेस ओबे ओम्स लॉ, ठीक है, और जो नहीं फॉलो करते वो नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं, दीज डिवाइसेस डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। सही लिखा था मैंने, ठीक है, पर मैं खुद ही भूल गया। तो जो ओम्स लॉ को मानेंगे ओमिक डिवाइस है, जो नहीं मानेंगे नॉन ओमिक डिवाइस है। सारे मेटल्स कांस्टेंट टेम्परेचर पर सारे मेटल्स ओमिक डिवाइसेस हैं, ठीक है, और जो नॉन मेटल्स हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर सारे मेटल्स जो हैं वो ओमिक डिवाइसेस हैं, और जो ट्रांजिस्टर्स सेमीकंडक्टर डायोड्स जो हैं, ठीक है, ये सारे ही क्या है, ये नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं। तो ये इनके एग्जांपल्स आ गए। इसमें ना रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, और नॉन ओमिक में वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना चाहिए ओमिक और नॉन ओमिक में। ये मानते हैं ओम्स लॉ को, वो नहीं मानते। इसकी एग्जांपल क्या थी, सारे मेटल्स। इसकी एग्जांपल क्या थी, ट्रांजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर डायोड्स। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस भी हमें समझ आ गए। अब हम आएंगे किरचॉफ लॉज पर। अब किरचॉफ लॉज की जरूरत ही क्यों है हमें, जैसे देखिए कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए क्या है कि ओम्स लॉ जो है ना वो फेल हो जाता है, वो काम नहीं करता, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए हमें जो है किरचॉफ लॉ ही लगाना पड़ता है। अब किरचॉफ के दो लॉज हैं, एक तो पहला है KCL, ठीक है, दूसरा है KVL, ठीक है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का, और किरचॉफ्स सेकंड लॉ जो है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसे हम जंक्शन थ्योरम भी बोलते हैं और इसे हम लूप थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ फर्स्ट लॉ है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो सेकंड लॉ है, ठीक है। और जो ज्यादा जरूरी बात है याद रखने वाले कि किरचॉफ करंट लॉ जो है ना वो बेस्ड है, वो किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए, किरचॉफ करंट लॉ किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, और ये किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान लीजिए ये जो है एक नोड है, मतलब यहाँ से काफी सारे करंट गुजरेंगे। मान लीजिए यहाँ पर करंट I1 आया, करंट I2 आया, ठीक है, यहाँ से करंट I3 गया, ठीक है, यहाँ से करंट I4 गया, और मान लीजिए यहाँ पर करंट I5 आया, ठीक है। तो जो जंक्शन की तरफ मतलब इस नोड की तरफ आएंगे ना, उन्हें तो प्लस में लिखा जाएगा, और जो जाएंगे उन्हें माइनस में लिखा जाएगा। जैसे I1 आ रहा है तो I1 प्लस में लिखा जाएगा, I2 आ रहा है तो उसे प्लस में लिखा जाएगा, ठीक है। I3 जा रहा है तो उसे माइनस में लिखा जाएगा, I4 भी जा रहा है तो उसे माइनस में लिखा जाएगा, I5 आ रहा है तो उसे प्लस में लिखा जाएगा, तो ये आएगा 0, ठीक है। तो सम ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू अ नोड और जंक्शन क्या रहेगा, हमेशा 0। ये हमें याद रखना है, ये हमारा फर्स्ट लॉ है, ठीक है। दूसरे में क्या था कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो है सर्किट में, आगे व्हीटस्टोन ब्रिज में मैं अभी आपको डायग्राम से भी समझा दूंगा, ठीक है। तो टोटल IR पोटेंशियल यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये भी क्या रहेगा 0। तो ये हमारा दूसरा लॉ था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब ना एग्जाम में इनकी डेफिनेशन आ सकती है, तो वो आपके पास होगी तो आप वो कर सकते हैं, वरना हम नीचे आपको PDF दे देंगे, आप उसमें से देख लीजिएगा, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज भी होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारे सबसे ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे, और व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है कि जैसे देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ लॉ हमने कर दिए, बाकी हम आपको आगे PDF में करवा देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा जरूरी है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है, जैसे देखिए कि इसमें ना 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया जाएगा, P, Q, R and S are arranged in the form of a bridge, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, R and S are arranged in the form of a bridge, ठीक है। such that a galvanometer attached in the circuit shows no deflection, then we said the bridge is balanced। यानी कि कुल मिला के 4 रेजिस्टेंस होंगे, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे, ठीक है। और जब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तब हम बोलेंगे कि हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले कि ये मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, पहले ऐसा बनाना होगा हमें, तो थोड़ा ना ध्यान से बनाइएगा, बन जाएगा। कई बार थोड़ा मुश्किल से बनता है ये, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा लगा देंगे हम यहाँ पर, ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर देखिए
ये हमारा जो है व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें ना ये हमारा पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, ये पॉइंट सी होगा और ये पॉइंट डी होगा, ठीक है। अब इसमें ये हमारा रेजिस्टेंस पी यहाँ पर आएगा, रेजिस्टेंस क्यू यहाँ पर आएगा, रेजिस्टेंस आर यहाँ पर आएगा और रेजिस्टेंस एस यहाँ पर आएगा, पी क्यू आर एस, ठीक है। ये पी क्यू आर एस रेजिस्टेंस हमारे, ठीक है। तो ये आप डायग्राम एज इट इज याद रख लीजिएगा। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, करंट ऐसे जाएगा आई, करंट यहाँ तक आ गया आई, करंट यहाँ जाएगा I1, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा I1 और यहाँ पर आएगा I माइनस I1, ये हमने देख लिया था। अब I1 में से एक सेक्शन और हो जाएगा, IG नीचे जाएगा और यहाँ पर आएगा I1 माइनस IG, ठीक है। अब क्या है, I माइनस I1 तो यहाँ आ ही रहा था, अब इसमें IG ऐड हो जाएगा, तो ये जो करंट जाएगा ना इससे वो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, ठीक है। यहाँ पर I1 गया, यहाँ पर I माइनस I1 आया, अब इसमें से IG नीचे चला गया तो यहाँ पर आया I1 माइनस IG। तो इसमें क्या हुआ, I माइनस I1 तो था ही, IG और ऐड हो गया, ठीक है। अब जब देखिए I यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर I1 माइनस में है और ये प्लस में कट जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये भी कट जाएगा, यानी I ही निकलेगा बाहर, तो टोटल करंट जो होगा वो I ही निकलेगा, ठीक है। मतलब ये आपको समझाया, जब की ऑन होगी तभी होगा ऐसा, की ऑन है मान लीजिए, तो ये आप ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको आती हैं, आप कर लोगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है, 3 नंबर में आ सकता है ये हमें, और ये ना, ठीक है, 1 से 1.5 नंबर तो आपको डायग्राम के ही मिलेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम हमें समझ आ गया, यहाँ पॉइंट ए था, बी था, सी था, डी था, पी यहाँ था, क्यू यहाँ था, रेजिस्टेंस है, आर यहाँ था, एस यहाँ था, ये I1 करंट है, ये I माइनस I1 करंट है, यहाँ से आएगा IG, ठीक है, यहाँ पर जाएगा I1 माइनस IG, ठीक है, और ये आप समझ गए आराम से, ठीक है। डेफिनेशन आप लिख लोगे, ठीक है। सो principle of Wheatstone bridge is based on the fact that if 4 resistances P, Q, R and S are arranged in the form of a bridge and if galvanometer attached in circuit shows no deflection, so we said the bridge is balanced, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ डेफिनेशन होगी, आपने लिखी होगी या बिल्कुल ऐसे या इससे मिलती जुलती। तो हमने थक बहुत चुके हैं, सुबह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको पता है कि कितनी बड़ी फिजिक्स आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिकॉर्ड किया है सारा, ठीक है। और हमारा डिवाइस भी लैग कर जाता है कई बार, तो ये आपको समझ आ गया, डायग्राम समझ आ गया, डेफिनेशन समझ आ गई। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो किरचॉफ सेकंड लॉ था ना वो लूप के लिए लगेगा, यानी कि जैसे मान लीजिए ए है पॉइंट, यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट सी है, तो ABC मान लीजिए एक लूप बनेगा, तो ABC एक लूप बनेगा, तो एक लूप पर लगेगा, इसीलिए तो हम उसे लूप थ्योरम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अप्लाइंग, प्रूफ करेंगे ना, प्रूफ क्या कर रहा है, डेफिनेशन में आएगा P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ एट लूप ABDA, समझाता हूँ। अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ ऑन लूप ABDA, ठीक है। तो ABDA लूप पर अगर हम लगाएंगे तो किरचॉफ सेकंड लॉ के हिसाब से क्या है कि इस लूप में, ठीक है, जो सारे वोल्टेज होंगे ना, यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है, तो चेंज इन वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज का जो सम होगा वो 0 होगा। यानी पहले देखिए इस वोल्टेज में क्या है, वोल्टेज क्या होगी हमारे पास, करंट इंटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR था, तो वोल्टेज क्या होगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट इसमें से I1 पास कर रहा है और रेजिस्टेंस यहाँ पर P है, तो I1 इंटू P आएगा, दूसरा यहाँ आएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा और नेगेटिव टर्मिनल होगा। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा ना तो आपको प्लस लिखना है, अगर करंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा तो आपको नेगेटिव लिखना है। तो ये तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गया है, ठीक है। मतलब हम अगर करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, अगर हम करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तब हम नेगेटिव लिखेंगे, आप ऐसा भी समझ सकते हो। तो ये तो पॉजिटिव लिखा जाएगा I1 इंटू, अब नीचे आएंगे तो IG इंटू जी, ये रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस होगा G और ये IG है, ठीक है। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो ये भी प्लस में आएगा IG जी, ठीक है। अब जब हम ऐसे आएंगे तो ये यहाँ तक तो ठीक था, करंट की डायरेक्शन में ही थे। अब करंट सर्किट में तो ऐसे जाएगा आगे, और पर हम ऐसे जा रहे हैं पीछे, तो हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस आएगा, यहाँ पर क्या है करंट I माइनस I1 इंटू R, ठीक है, सामने क्या आएगा 0, तो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, टोटल वोल्टेज जो है वो क्या होगी 0, करंट इंटू पोटेंशियल करंट, सॉरी करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, I1P प्लस IGG माइनस ये कर दिया हमने I माइनस I1R। तो ये हमें समझ आ गया, पर मैंने फिर भी दोबारा लिख दिया क्रॉस चेक करने के लिए। तो अब ऐसे ही दोबारा हम इसे हमने इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब सेम इस पर करेंगे, ठीक है। तो अप्लाइंग किरचॉफ से सेकंड लॉ ऑन लूप, इस बार जो लूप होगा वो होगा BCDB, BCDB, तो ये होगा। अब ये क्या आएगा, I1 माइनस IG इंटू Q, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस, अब करंट की उल्टी डायरेक्शन में आ गई तो करंट क्या है I माइनस I1 प्लस IG इंटू क्या लिखेंगे
एस, ठीक है। अब ऐसे जा रहे हैं, फिर उल्टा जा रहे हैं, माइनस आई जी इंटू ई इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब हमें पता है इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, आपको लाइन लिखनी है इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं शो कर रहा तो आई जी क्या आएगा 0, देयरफॉर आई जी 0 आएगा। तो अगर आई जी 0 हम इसमें पुट करेंगे तो 1 से हमें क्या मिलेगा, तो ये तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 हो जाएगी। I1 जो है I1 की वो क्या आएगा, आई जी जी, ये 0 हो जाएगा सारा, ये माइनस में उधर जाकर प्लस में, तो I माइनस I1 इंटू आर आ जाएगा। ये तो एज इट इज रहा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि आई जी 0 है। अब ये माइनस में है, ये वहाँ जाकर प्लस में हो जाएगा, तो हम इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब सेम इस इक्वेशन सेकंड पर ये चीज़ अप्लाई करने पर, तो ये सेकंड इक्वेशन है, इस पर अप्लाई करेंगे तो आई जी 0 है, तो I1 ये तो 0 इंटू क्यों, I1 क्यों इक्वल्स टू, अब देखिए ये सारा आई जी 0 हुआ, ये सारा इधर माइनस में है, I माइनस I1 इंटू एस, ये सारा माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो I माइनस I1 इंटू एस लिख देंगे। यहाँ पर तो आई जी 0 ही आ जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3/4 कर देंगे, 3/4 कर देंगे, तो 3 है हमारी I1 P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर बाई I1 क्यू इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से I1 कैंसिल हो जाएंगे, I माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा P बाई क्या इक्वल टू आर बाई एस, बस यही बचेगा, बस यही बचेगा। तो ये है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसके बाद जो स्लाइड वायर ब्रिज है उसकी बात हम करेंगे, ठीक है बच्चों, तो आपको ये कर लेना चाहिए। तो अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, जो है स्लाइड वायर ब्रिज। इसे ही हम मीटर ब्रिज भी बोलते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज को ही हम मीटर ब्रिज बोलते हैं, और इसका डायग्राम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो लाइंस वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी आपको जैसे स्कूल में या ट्यूशन में दिखाई गई हैं, आप वैसे ही लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसे हम मीटर ब्रिज भी बोलते हैं, और ये प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज की, ठीक है। मतलब इसमें 4 रेजिस्टेंस होंगे, तो इसमें एक रेजिस्टेंस है R, दूसरा रेजिस्टेंस है S, बाकी 2 की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये वुडन ब्लॉक्स है, ठीक है, 3 हमारे पास। तो यहाँ पर टर्मिनल्स है और एक रेजिस्टेंस बॉक्स R लगा है, यहाँ पर एक टर्मिनल है D, वहाँ से एक वायर कनेक्टेड है, उससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और उससे आगे हमने जॉकी को, ये जॉकी जी है हमारा, उसे हमने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आगे 2 टर्मिनल्स हैं, ठीक है, जहाँ से वायर गुजरेगी, और वहाँ पर रेजिस्टेंस S है हमारे पास। ये हमारी बैटरी है, ठीक है, हमारी बैटरी है, और ये हमारी की है, और ये सारी वायरिंग है, ठीक है। ये बैटरी है, ये की है, ये से आ रही है, ये हमारी वायर है, ये पे रेजिस्टेंस है, इसमें एक ये दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये एक मीटर स्केल है 0 to 100 सेंटीमीटर का, यानी कि 1 मीटर का, 0 to 100 सेंटीमीटर का। अब ना देखिए, हमें पता ही है कि गैल्वेनोमीटर की, अब हम क्या करेंगे, जब सर्किट में करंट फ्लो करवाएंगे और जैसे इस जॉकी को स्लाइड करेंगे कहीं पर, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, 0 डिफ्लेक्शन शो कर देगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर ने जो है 0 डिफ्लेक्शन शो कर दिया, मतलब आई जी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो अब क्या होगा कि ये हमारा नल पॉइंट होगा। और जैसे ना एक और बात भी थी, जैसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज या गैल्वेनोमीटर, जैसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज या ये स्लाइड वायर ब्रिज है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, तो ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करते हैं। हम ना थोड़ा गलत बोल जाते हैं बच्चों, गलत नहीं बोलते। एक ही दिन में ना हमने 2 यूनिट्स की वीडियोज रिकॉर्ड की है, ठीक है, इन्हें हमने एडिट भी किया है, ठीक है, और फिर कई सारी चीज़ें। अब आपको क्या बताया, हमारे पास इतने पावरफुल डिवाइस नहीं है, तो कई बार काफ़ी दिमाग खराब हो जाता है। हमारा फ़ोन लैग हो गया था, बिल्कुल पहले वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुई थी, ठीक है, और जो एडिट की थी वो भी सारी खराब हो गई थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसीलिए वीडियो डिले हो रही है। तो आधा दिमाग तो हमारा वैसे खराब हो जाता है, और एक ही दिन में इतना सारा काम करने में। अब जैसे देखिए, मुझे पता है कि ये किरचॉफ लिखा है मैंने, मेरी नज़र में आ गया, तो ये किरचॉफ है। किरचॉफ की सही स्पेलिंग क्या है, किरचॉफ्स, ठीक है। अब आपको लगेगा कि मुझे आता नहीं है, पर क्या करूँ यार, मैं ना, जैसे हम थक चुके हैं, क्या बताएं आपको, ठीक है। तो हम दोबारा आते हैं वापस हमारी चीज़ पर, ठीक है, कि ये जो पॉइंट होगा ना, जैसे जब जॉकी को स्लाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं पर 0 डिफ्लेक्शन शो कर जाएगा, यानी कि आई जी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस पॉइंट से इस तरफ, मान लीजिए ये सारी लेंथ L है, और ये सारी लेंथ क्या है, 100 माइनस है, ठीक है। अब ये जो लेंथ होगी ना, इसका रेजिस्टेंस होगा P, और ये जो लेंथ होगी ना, इसका रेजिस्टेंस होगा Q। तो ये हमें चारों रेजिस्टेंस जो है मिल चुके हैं हमारे, और हमें समझ भी आ चुकी है। तो ये प्रैक्टिकल फॉर्म में व्हीटस्टोन ब्रिज की बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। ये रेजिस्टेंस P है, Q है, R है, S है, ये हमारा D से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हमने, फिर जॉकी है, ये बैटरी है, ये सारी चीज़ें जैसे आपको स्कूल में लिखा है वैसे लिख लीजिएगा। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के हिसाब से P/Q इज इक्वल टू R/S होगा, तो P/Q इज इक्वल टू R/S होगा, तो ये हमने लिख दिया। अब हमें ना S की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो S की वैल्यू, जब S को इधर लेकर जाएंगे बाकी सबको इधर, तो ये आ जाएगा। अब देखिए, अब ना हम मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो R क्या है हमारा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है,
ठीक है, ये हमें समझ आ गया। तो जो स्मॉल आर है वो है हमारा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 यूनिट लेंथ होगी तो आर होगा, 2 यूनिट लेंथ होगी तो 2 आर होगा, 3 यूनिट लेंथ होगी तो 3 आर होगा, एल यूनिट लेंथ होगी तो क्या होगा, एल आर होगा। ठीक है, और 100 माइनस एल यूनिट्स लेंथ होगी तो 100 माइनस एल इंटू आर होगा। तो पी और क्यू की वैल्यू भी हमें पता है, तो क्यू की वैल्यू और पी की वैल्यू हमने पुट कर दी। एल से आर हमने कट कर दिया, 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर बचा, 100 माइनस एल इंटू एल आर बाई एल, ये बच गया हमारे पास। तो ये हमारा क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, ये हमने फाइंड कर दिया स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज से। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिए, वो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, पक्का कर देंगे, आपको पता है, चाहे जो भी हो, हम आपका एग्जाम है ना वो अच्छा जाएगा, जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं वो करेंगे। अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पर बात। ठीक है इसमें क्या है कि इसमें 2 नंबर का एक ही न्यूमेरिकल आएगा, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको, और उसकी और में थ्योरी क्वेश्चन आएगा। और जब आप न्यूमेरिकल की वीडियो मांगते हो वो ज्यादा जरूरी रहेगी 3rd यूनिट में, 4th यूनिट में और ऑप्टिक्स में, क्योंकि वहां से ना 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल आएंगे। 3, एक तो 3rd यूनिट में से एक न्यूमेरिकल आएगा, एक 4th यूनिट में से एक न्यूमेरिकल आएगा, और एक ऑप्टिक्स में से एक न्यूमेरिकल आएगा। तो वहां पर हम और ज्यादा अच्छे से काम कर रहे होंगे। तो ये है 3 नंबर में, इसमें से थ्योरी क्वेश्चन यही बनता है। किरचॉफ लॉज आपसे पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड लॉ लिखिए। ठीक है, और आपसे रेजिस्टेंस के ऊपर पूछा जा सकता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करेगा। यही वो चीजें हैं जो ज्यादातर पूछी गई हैं। मैंने साल नहीं मेंशन किए क्योंकि आपके पास सारा मटेरियल आपको पता है कौन सा कब आया होगा, तो ये सारे ही जरूरी है। तो हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। जो अब हम ना कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में से क्या होगा कि हमें ना सिर्फ 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, और उसकी और मैंने एक थ्योरी क्वेश्चन होगा, एक हमें आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और वो बस थ्योरी क्वेश्चन होगा। ये आपको बता दिया कि स्लाइड वायर ब्रिज कर लीजिए, या व्हीटस्टोन ब्रिज कर लीजिए, या किरचॉफ लॉज जो है वो कर लीजिए, या रेजिस्टेंस जो है उसके टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ना एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो 2023 में आया था 2 नंबर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में से, वो ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसमें देखिए अब ये क्या है, इसमें बोला जा रहा है, ये देखिए ये 2023 का, मार्च 2023 का है, 12th का। तो फाइंड करंट इन द सर्किट, तो ये हमारा सर्किट है सारा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो क्या, हमें ना करंट फाइंड करना है। करंट अब हमें पता है V = IR होगा। ठीक है, जैसे अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको, वैसे तो सॉल्व भी है पर समझ आ जाए। करंट फाइंड करना है, I क्या आएगा, V/R। ठीक है, उसके बाद देखिए, ठीक है, तो हमें करंट फाइंड करना है, सर्किट हमें दिया गया, पोटेंशियल हमें पता है कितना, 10 वोल्ट। तो V की वैल्यू तो हमें पता है, V की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमें पता है। उसके बाद देखिए ये दोनों किस में है, ये दोनों है पैरेलल में होगा तो क्या करेंगे, तो अगर पैरेलल में होगा, पैरेलल के लिए 1/RP तो होगा 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे सॉल्व करेंगे ना, तो 1/R पैरेलल। और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 आएगा, ये तो 1 आ जाएगा। इसे रेसिप्रोकेट करने पर, मतलब जब हम इसे रेसिप्रोकेट करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आएगी वो 1 ओम आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है ये 1 ओम की है, और ये 4 ओम की है, और ये दोनों सीरीज में तो जोड़ देंगे 1 और 4, टोटल रेजिस्टेंस जो है ना, मतलब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आएगा 1 + 4, यानी कि हमारे पास 5 ओम्स जो है वो आ जाएगा। तो ये आ गया। पोटेंशियल हमें पता है, यानी कि हमने ये निकाल दिया, पोटेंशियल हमें पता है, V/R कर दिया। ठीक है, तो I जो है वो क्या है, V/R। पोटेंशियल हमें पता है कितना, 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमें पता है कितना, 5 ओम्स, तो हमारे पास 2 एम्पियर का करंट आ जाएगा। तो ये काफी ज्यादा सिंपल न्यूमेरिकल है, और इसकी और भी जो क्वेश्चन आया ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल एंड राइट इट्स यूनिट्स, ये अब आपको आज वीडियो में करवाया ही था। तो ये 2023 का न्यूमेरिकल है। इसके बाद हम एक 2024-25 का देख लेते हैं। और जैसे देखिए ये न्यूमेरिकल जो है ये 2024 में पूछा गया था, तो ये इसमें सॉल्व ही है। तो एक बैटरी है, उसकी EMF जो है वो 9 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम्स है। ठीक है, और उन्हें हमने इस कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, और वो एक रजिस्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, बैटरी है, उसकी EMF 9 वोल्ट है, और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, और उसे हमने एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर रखा है। इफ द करंट इन द सर्किट इज 1.0 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस हमें बतानी है। तो EMF 9 वोल्ट दी गई है। ये छोटा r जो यूज करते हैं ना हम यूज करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। अब ये करंट दिया गया है और रजिस्टर की रेजिस्टेंस पूछी गई है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो वो IR प्लस IR, ठीक है, करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस करंट इंटू, ठीक है, रेजिस्टेंस, तो टोटल तो ऐसे ही आएगा। तो यहाँ से इस R की वैल्यू आ जाएगी E माइनस आई इंटू R बाई आई। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास 7 ओम आ जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, पर अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस वाला ढंग से किया है तो आपको ये फॉर्मूला नया नहीं लगेगा। आप चाहो तो ये स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो, क्योंकि ना इसकी जो और में जैसे 2024 जो है 2024 में जो न्यूमेरिकल आया था ना, ठीक है, ये देखिए 2024 में जो न्यूमेरिकल आया था इसकी और में देखिए डिफाइन मोबिलिटी एंड गिव इट्स SI यूनिट्स, तो ये आपको थोड़ा बता दिया था आज, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तो आया ही है इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कौन सा है थोड़ा सा बता दो, E = IR
प्लस आई इंटू आर। तो ये है करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, तो इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। ठीक है, ये आप नॉर्मली इससे ही कर लीजिए, ई माइनस आई आर बाई आई इज इक्वल टू आर। तो ये होगी रेजिस्टेंस रजिस्टर की। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने इसे फाइंड किया है, बस बाकी आपको दिया गया है। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट कर दीजिए, इसके बाद और वीडियोस आएगी उनमें हम एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी न्यूमेरिकल पर एक वीडियो और हम रखेंगे। ठीक है, तो ये 24 का न्यूमेरिकल था। इसके बाद देखिए ये 25 का न्यूमेरिकल है। ये 25 का न्यूमेरिकल है और ये सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है जो हो सकता है। अब ना हमें कैलकुलेट करनी है रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की। रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो होती है। ठीक है, और कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि कोई कंडक्टर दिया गया है, ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो 3 मीटर है और उसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 0.2 mm स्क्वायर है। ठीक है, हैविंग अ रेजिस्टेंस भी हमें दी गई है 2 ओम। ठीक है, यानी कि हमें बस क्या रेजिस्टिविटी पूछी गई, हमें रो पूछी गई। अब देखिए हमें पता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, हमें तो ये पूछी गई है, तो ये क्या आएगी आर इंटू ए बाई एल, ये आएगा ना। तो इतना तो सिंपल है। रेजिस्टेंस पता है 2 ओम दे दी, लेंथ पता है कितनी दे दी 3 मीटर दे दी। अब एरिया, अब देखो ऐसे यूनिट्स में रखना है, ओम ऐसे यूनिट है, ठीक है, मीटर ऐसे यूनिट है, तो बचा क्या एरिया जब हम लिखेंगे तो ये mm में है। अब ये देखिए 1 mm, ठीक है, 1 मीटर में होंगे 10⁻³ mm। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इतने मिलीमीटर होंगे, 1 मीटर में इतने मिलीमीटर होंगे। अब हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो हमें मिलेगा कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने आएंगे 10⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर आएगी। तो अब अगर जब हम 1 मिलीमीटर स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगी 10⁻6 मीटर स्क्वायर। मतलब आप सिंपली याद रखिए 1 मिलीमीटर स्क्वायर में इतने मीटर स्क्वायर, हमें मीटर चाहिए। तो अब ये 0.2 है, तो 0.2 तो हम एज इट इज रख देंगे, इंटू क्या आएगा 10⁻⁻6 आएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, नीचे भी तो मीटर है ना, ये गए। अब हम बस इसे सॉल्व कर देंगे कैलकुलेटर पर। ये देखो ये कैलकुलेटर है, ठीक है, तो इसमें 2 आपको तो पता ही है कैलकुलेटर है, फोन वाला आपको सिंपल लेकर जाना एग्जाम्स में, डिवाइड करवा देंगे इसे 3 के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आपके सामने 0.133 इंटू 10⁻⁻6। अब इस डिजिट को आप अगर इस साइड लेकर आओगे, ठीक है, राइट साइड अगर आप लेकर जाओगे तो ये पावर माइनस में इंक्रीज करेगी 1.3 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या थे ओम मीटर, तो ये आ जाएगी। तो ये ही हमारा आंसर है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कई बार यहाँ से समझ नहीं आती। तो ये था हमारा 2025 का, हमने 23 का बता दिया आपको, ठीक है, फिर 24 का बता दिया, 25 का बता दिया, और ये एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए। ठीक है, ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये आप अपने आप सॉल्व कर लीजिए क्योंकि एक्जैक्टली सेम है जैसा कि ये है। ठीक है, तो बोर्ड में जो सैंपल पेपर दिया गया था ना 2024-25 में, उसमें भी यही था, और जो 25-26 में जो सैंपल पेपर है उसमें भी यही है। लेंथ दी गई है, एरिया दिया गया है, रेजिस्टेंस दी गई है, रेजिस्टिविटी पूछी हुई है। तो और ज़्यादा सिंपल है क्योंकि इसमें जो एरिया है वो पहले ही मीटर स्क्वायर में दिया गया है, तो ये आप आराम से कर लोगे एक्जैक्टली सेम जैसे ये किया है हमने। ठीक है, तो बाकी जो छोटे क्वेश्चन हैं इसमें से वो हम आपको करवा देंगे आगे, क्योंकि एक पीडीएफ और आएगी, एक वीडियो और बनाएंगे लास्ट, उसमें करवा देंगे। बाकी जैसे केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पर बेस्ड है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज या पोटेंशियोमीटर जो है वो किस पर बेस्ड है, जैसे वो आपको बताया था वो किस पर बेस्ड है, वो है नल डिफ्लेक्शन मेथड पर बेस्ड है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट है, जैसे बस ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे आपसे। बाकी आगे जो चीज़ें बच गई उन पर हम बात कर लेंगे। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला यूनिट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था।